आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिज्म। इस मैग्नेटिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर 4 में है और ये चैप्टर 5 में है। तो ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि एनसीईआरटी ने खुद भी इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट है ये फर्दर दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट का क्या मीनिंग है वो पहले समझते हैं। ये जो करंट है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट है, तो अगर इसमें करंट है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके दो हिस्से हो सकते हैं कि नहीं। एक तो ये हिस्सा हो सकता है कि ये जो अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो वो अपने आसपास के किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड डज इट प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट इन इट्स नेबरहुड, अपने आसपास के किसी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो एक पार्ट हो गया। ठीक, और दूसरा कि अगर ये मैग्नेट है तो ये किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम लोग को मालूम है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो ये अगर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट है तो दूसरा मैग्नेट अगर मान लीजिए हम रख देते हैं, उसके कारण सपोज कि अंदर में इनटू द प्लेन कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है ये एक क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो इसके हिसाब से मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम इन दोनों हिस्सों को पढ़ेंगे और बाद में फाइनली इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि दो करंट कैरिंग वायर को बगल बगल रख देंगे, और अगर इस तरह से दो करंट कैरिंग वायर बगल बगल हो गए तो सोचिए कि ये भी मैग्नेट ये भी मैग्नेट, ये करंट कैरिंग वायर यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे करंट कैरिंग वायर पे कुछ फोर्स होगा, तो फाइनली इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही दो चीजों का आंसर करना है, बी क्या होगा और एफ क्या होगा। इन दोनों को आंसर करेंगे, तब तक आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया हो। जब भी ऐसा हो तो आप उसको वीडियो को पॉज करके और तब कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिज्म हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ लिया है, तो हम लोग वहां से नहीं शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बायो-सावर्ट्स लॉ से। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है वो समझिए। बायो-सावर्ट्स लॉ एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट डिफाइन करता है। करंट एलिमेंट क्या होता है उसको देख लें सबसे पहले। तो करंट एलिमेंट एक हिस्सा है करंट कैरिंग वायर का, एक छोटा सा हिस्सा लें जिसका लेंथ हम लोग डीएल लेते हैं और इसमें करंट आई है, तो इसको हम लोग करंट एलिमेंट कहेंगे। तो करंट एलिमेंट के दो इंटीग्रल पार्ट हैं, करंट और साथ में डीएल लेंथ। इस करंट एलिमेंट के अराउंड किसी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी और उसका यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए क्लास 10th के सिलेबस से ही।
अभी के लिए ये जान जाएंगे, आगे हम लोग जो फोर्स निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स, तो वहां पे इस टेस्ला को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे वो बी यूज करेंगे। तो यहां पे इस पॉइंट पी पे बी कितना है वो हम लोग निकालना चाहते हैं। अब उसके लिए कुछ चीजों को हम लोग यहां दिखाते हैं। जैसे हम लोग इस पॉइंट पी का इस डीएल के एंड से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक, इस डीएल के एंड से इस पॉइंट पी का हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वेक्टर आर। ठीक, इस करंट एलिमेंट को हम लोग डीएल वेक्टर कह देते हैं। ठीक, इस डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, डीएल लेंथ, जितना वायर का लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो एंगल है डीएल और आर के बीच का, उसको हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोगों ने थीटा से डिनोट कर दिया है। सो आई डीएल आर, ये सब चीजें हमारे इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगी। तो बायो-सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा करंट देंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो बी जो प्रोड्यूस हो रहा है, दिस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। B इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू DL, B जो है वो DL के भी प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा बायो-सावर्ट्स लॉ कहता है B इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ऑल्सो, B इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ऑल्सो, B इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। So B is proportional to I, directly proportional to I, B is directly proportional to DL, B is directly proportional to sin theta. Next is B is directly proportional to, B is inversely proportional to 1 by R square. Is it clear? So B जो है डायरेक्टली तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है और B इनवर्सली डिपेंड कर रहा है R स्क्वायर पे। ये चार चीजें हो गई। अब इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है समझिए। इसमें साइन थीटा, थीटा क्या है समझ में आ रहा है, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। सो वी कंबाइन दीज एंड व्हाट डू वी गेट, वी गेट दैट बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो जब इस बार हम लोगों ने कंबाइन कर ही दिया है तो आप सोच रहे होंगे कि यहां बीच में जरूर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होगा, राइट। उसी के साथ हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देंगे और वहां पे क्या ले आएंगे, इक्वालिटी ले आएंगे। तो अब हम लोग वही करने जा रहे हैं। इसको यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग क्या लाएंगे, इक्वालिटी का साइन। अब देखिए, तो यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वो होता है V इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये चीजें एज इट इज रह जाएंगी, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कूलम्ब्स लॉ में कुछ ऐसा ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ करता था। वहां पे याद करिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो 1/4 पाई तो ऐसा ही आया है, बस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू नॉट आ गया। ये जो दोनों हैं ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और ये म्यू नॉट जो है वो कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई होप कि ये क्लियर होगा। परमिएबिलिटी क्या होता है, जैसे परमिटिविटी कोई एक चीज होता है, परमिटिविटी जो है वो दिखाता है कि कैसे एक मीडियम बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम। उसी तरह से म्यू नॉट जो है वो डिसाइड करता है कि कैसे इस फ्री स्पेस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करेगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग परमानेंट मैग्नेट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे परमिएबिलिटी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझना काफी है
कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या किसी भी मीडियम का, आपको मालूम है कि ये फ्री स्पेस कहीं केवल नहीं होगा, किसी और मीडियम में अगर हम रखेंगे, जैसे यहां पे हमने एयर में रखा है इसलिए म्यू नॉट ले रहे हैं, किसी और मीडियम में रखेंगे तो उस मीडियम का परमिएबिलिटी लेंगे। तो ये जो होगा, किसी भी मीडियम का अगर परमिएबिलिटी है तो वो केवल ये डिसाइड करता है कि वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को खुद में किस तरह से बिहेव करने देगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। फॉर नाउ इतना ही काफी है। तो अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग एक और चीज कर लें, इसका वैल्यू पहले निकाल लें। म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होगा वो होगा 10 टू द पावर -7, ठीक है। उसके अलावा हम इसका न्यूमेरिकल इसका यूनिट लिख सकते हैं। क्या यूनिट लिखेंगे, ये बाकी सब चीजों को अगर इधर ले आए तो देखिए बी का यूनिट होगा टेस्ला, ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर होना चाहिए, हालांकि एक डीएल भी है वहां पर, तो एक कटेगा, तो अभी के लिए मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई आई गया तो एम्पियर हो गया, और डीएल गया तो एक मीटर हो गया, और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो अब अगर हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आ गया। तो ये हमने म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू निकाल लिया। अगर हमको म्यू नॉट का वैल्यू निकालना होगा तो 4 पाई इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग ने कांस्टेंट के वैल्यू को निकाल लिया। अब हम लोग इसके इस पार्ट पे थोड़ा और फोकस करेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि और इस पे फोकस करके हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो b इक्वल्स टू, एक काम करिए आप लोग, ये कॉपी कर लीजिए और इसको इरेज करके ही इस पे हम लोग काम करेंगे। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसको किस तरह से काम, इस पे कैसे काम किया जा सकता है। तो b की जगह b इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब यहां पे हम लोग इसको कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लें कि जो हमने डीएल वेक्टर लिया था, ये अगर डीएल वेक्टर है और ये अगर हमारा आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू तो हमने लिख लिया, बट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर फील्ड है। अभी तक केवल उसके मैग्नीट्यूड की चर्चा हो रही है, अब हम उसके डायरेक्शन की भी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। तो इसका जो डायरेक्शन आता है वो इनटू द प्लेन आता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे वो किस रूल से निकालते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है। आपको एक सिंबल बता दें, क्रॉस जो है वो इनटू द प्लेन के डायरेक्शन को बताता है। इनटू द प्लेन मतलब जहां मैं लिख रहा हूं उससे अंदर की ओर, उस डायरेक्शन को बताता है। और डॉट जो है वो आपको आउट ऑफ द प्लेन के डायरेक्शन को बताता है। ये आप इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एरो होगा, ठीक है, एक एरो है, ये एरो का पिछला हिस्सा है और इसके बाद ये एरो ऐसा रहता है और फिर एरो ऐसा रहेगा। तो अगर हम देखें तो एरो के सामने आपका डॉट रहता है और एरो के पीछे आपका क्रॉस जैसा बना हुआ होता है, राइट। तो अगर एरो अंदर की ओर हो, एरो इनटू द प्लेन हो, तो आपको कौन सा हिस्सा दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। इसलिए क्रॉस जो है वो इनटू द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से एरो अगर आपकी तरफ हो, हमारी तरफ आए, तो हमको एरो का कौन सा हिस्सा दिखेगा, टिप दिखेगा, डॉट दिखेगा। इसलिए डॉट जो है आउट ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां हमने क्रॉस ड्रॉ किया है, इसका मतलब हम दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अभी के लिए बस वो मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा इसी तरीके से। अभी के लिए मान लेते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस रूल से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हम लोग उसमें r से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं उसको देखिएगा। ये जो dl है, ये जो r है, ये दोनों वेक्टर हैं और उनके बीच में ये जो एंगल है थीटा, उसका साइन थीटा यहां पे हमको दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से कुछ हमको मिलता है तो हम लोग को क्या याद आना चाहिए, ए बी साइन थीटा। अगर ये हमको कहीं दिखे तो इट मस्ट बी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये हम लोग वेक्टर से ही पढ़े हैं
कि ए बी साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा जो होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां पे आर से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, अब देखिए डीएल है, आर है, साइन थीटा है, क्या इसको हम लोग डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं और नीचे आर क्यूब आ जाएगा, क्या एकदम आ जाएगा। अब यहां तक मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, अब डायरेक्शन हमको देखना है। तो डायरेक्शन किधर है, अगर आप डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन निकालिएगा, डीएल वेक्टर की तरफ हाथ रखे आर वेक्टर की तरफ कर्ल करें तो इनटू द प्लेन आता है, और यहां पे बी का भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। इसका मतलब है कि डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग इन वेक्टर फॉर्म इसको लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म हम लोग इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। अब इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं लगा रहे क्योंकि इस यहां भी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, बाई आर क्यूब। ये हमारा बी वेक्टर हो गया इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसको हम लोग चाहें तो यहां से आर को हटा भी सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बी जो है आर क्यूब पे इनवर्सली डिपेंडेंस अभी भी नहीं है, यहां आर एक एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया है इसलिए आर क्यूब आया है। हम लोग चाहें तो इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड आर कैप लिखा जा सकता है, एंड हेंस वी कैन राइट कि बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। हमने एक आर से डिवाइड कर दिया और आर वेक्टर जो है वो आर कैप में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, और अगर हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करिए। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो टॉपिक होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए यहां पे अभी अभी हमने बात करा कि ये करंट एलिमेंट है सपोज डीएल, और हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया इस पॉइंट पी पे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमने देखा है कि जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही बी का डायरेक्शन है। तो हम लोग इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग डीएल वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, आर वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और डीएल वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे, आर वेक्टर की तरफ क्रॉस करेंगे, मतलब कर्ल करेंगे, तो थंब जो होगा वो हमको बी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। सो आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए कि इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, if we curl our fingers of right hand from dl vector to r vector, then the extended thumb gives the direction of magnetic field at the point। जहां पे r वेक्टर क्या है, dl वेक्टर क्या है, वो आपको पता है। I will repeat it कि if we curl the fingers of our right hand from dl vector to r vector, then the extended thumb gives the direction of magnetic field। जैसे मान लीजिए हमको यहां के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग इस dl वेक्टर से एक r वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद dl वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे, r वेक्टर की तरफ कर्ल कराएंगे, एक्सटेंडेड थंब बाहर है, इसीलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। आई होप
कि ये समझ में आ गया होगा। ये हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ dl क्रॉस r। लेकिन उसके अलावा एक और रूल है, आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा आप करिएगा, इधर कोई भी वेक्टर लीजिएगा तो सब इनटू द प्लेन होगा, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। इधर कोई पॉइंट लीजिएगा, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो हम लोग यहां पे कोई और रूल भी लगा सकते हैं। और दूसरा रूल जो हम लोग लगाते हैं वो है पाम रूल। मैं आपको दोनों रूल बता दे रहा हूं, जिसको जो आसान लगे उसको यूज कर सकते हैं, दोनों से ही हमेशा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट वी कम टू पाम रूल, इसको आशीर्वाद रूल भी कहते हैं। आशीर्वाद रूल क्यों कहते हैं देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा। देखिए हम लोग एक डीएल वेक्टर ले लिए, यहां से जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम लोग अपने थंब को, वी कीप द थंब ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर एंड वी ओपन आवर हैंड, अपना हाथ खोलेंगे किधर, जिधर पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, उस पॉइंट की तरफ अपना हाथ खोल देंगे। तो जिधर हमारा पाम इंडिकेट कर रहा है, जिधर हमारा पाम दिखा रहा है डायरेक्शन, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो हम लोग जब डीएल वेक्टर को इधर रखते हैं, डीएल वेक्टर की तरफ अपना थंब रखते हैं और अपना पी की तरफ हाथ को खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि पाम हमारा इनटू द प्लेन दिखा रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग थंब को इधर रखते हैं, हाथ खोले, तो आप देखे होंगे रामायण महाभारत में आशीर्वाद निकलता है। तो आशीर्वाद जब निकलता है तो अगर आपके हाथ से आशीर्वाद निकलेगा तो इधर इनटू द प्लेन ही निकलेगा, इसीलिए इधर के सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। उसी तरह से यहां पे अगर कोई पॉइंट पे देखा जाए तो फिर से हम लोग अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर रखेंगे और जिधर पॉइंट है उधर अपने हाथ को खोल दिए, तो आशीर्वाद किधर निकलेगा बताइए, बाहर की ओर निकलेगा, क्योंकि आशीर्वाद बाहर की ओर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की ओर होगा। इसीलिए इसको पाम रूल कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, आशीर्वाद रूल। समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे समझने के लिए है ना, एग्जाम में नहीं लिखना है इस तरह से जैसा हम बताने जा रहे हैं। समझने के लिए, अपना यूज करने के लिए, आपको डायरेक्शन निकालना होगा तो आप अप्लाई करने के लिए इसको यूज करिएगा। लिखिए, इफ वी कीप द फिंगर्स, if we keep our thumb in the direction of dl vector, if we keep our thumb in the direction of dl vector and open our hand in the direction of point where magnetic field is to be calculated, where the direction of magnetic field is to be calculated, then the direction in which our palm indicate, the direction in which our palm indicate, under bracket आशीर्वाद, that direction gives the direction of magnetic field। जिधर निकला आशीर्वाद वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, जिधर निकला आशीर्वाद वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लोग इस रूल से, इसको पाम रूल कहते हैं, आशीर्वाद रूल कहते हैं, हम लोग किसी भी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ की तरफ अपने आप को मूव कराते हैं। सो नेक्स्ट वी कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन की बात करें, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग करेंगे वो है बहुत ही आसान सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट एट द सेंटर, सर्कुलर करंट एट द सेंटर पे सर्कुलर करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सपोज कि हमारे पास
ये सर्कल है, ठीक। इस सर्कल के सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस तरह से सर्कुलर करंट है, हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इन सारे करंट एलिमेंट की वजह से, वो हम लोग को निकालना है। तो सिंपली अगर टोटल निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि छोटे छोटे करंट एलिमेंट में बांट लेंगे, छोटे छोटे करंट एलिमेंट में क्या करेंगे, बांट लेंगे, और एक करंट एलिमेंट के कारण निकालेंगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो काम हो जाएगा। वही काम करना है हम लोग को। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये डीएल वेक्टर है। अब इस डीएल वेक्टर से पॉइंट पी की तरफ हमको क्या ड्रॉ करना होगा, इस डीएल वेक्टर से पॉइंट पी की तरफ हम लोग को एक ड्रॉ करना होगा आर वेक्टर, राइट। तभी तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में कितना एंगल है आप बता सकते हैं, 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ये जो है टैंजेंट के डायरेक्शन में, ये रेडियस के डायरेक्शन में, टैंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे डीबी, क्योंकि हम लोग छोटे एलिमेंट की वजह से ले रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिनोट करते हैं डीबी से, ठीक। तो डीबी जो होगा वो डायरेक्टली, डीबी का वैल्यू डायरेक्टली लिख रहे हैं, है ना, हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ तो पढ़ ही चुके हैं। तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही है मैग्नीट्यूड, तो यही है। बाकी हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे, वेक्टर फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं अभी। तो देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई अगर है तो हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई में तो कोई बदलाव करेंगे नहीं, है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, आई भी एज इट इज रहेगा, डीएल भी एज इट इज रहेगा। थीटा का वैल्यू मालूम है, थीटा जो था वो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल था जो कि 90 मालूम है, तो यहाँ साइन 90 रख देते हैं। अगले स्टेप में मालूम है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, वो रख देंगे। अच्छा, आर जो है वो इसका रेडियस है, तो इसका रेडियस कितना माना जाए, तो इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। इसका रेडियस क्या मान लेते, कैपिटल आर। तो आर का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया हमारा डीबी। वंस वी गेट दिस डीबी, हम लोग को बस इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। साइन 91 हो गया, बाकी सब चीजें तो एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। ये ऊपर वाला अगर आप लिख लिए हो तो हम मिटा दें, तो इसको मिटाते हैं और बाकी का डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, डीबी जो होगा उसको हम लोग लिख पाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन 90, साइन 91 हो गया, सिंपली आईडीएल लिखा गया, बाई आर स्क्वायर, यही आया, कुछ और तो नहीं आया। अब टोटल बी निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली डीबी को इंटीग्रेट करेंगे। तो डीबी को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कल के लिए, तो आप देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, करंट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डीएल खाली बच गया। डीएल को पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब हर डीएल को ऐड करेंगे, तो वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 पाई आर तक जाएगा, पूरा सरकमफेरेंस तक हो जाएगा। एंड हेंस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर, ये आ गया। नीचे वाला अगर आपने लिख लिया हो तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग आगे इसके डेरिवेशन को प्रोसीड कराते हैं। तो अब देखिए यहां से आपको बहुत बढ़िया से कटता हुआ दिखेगा, तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, तो आपको ये सिंपल दिखेगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। बहुत ही सिंपल फॉर्म आ गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर हो जाएगा। अब इसके डायरेक्शन की भी बात कर लें तो ये आपको याद रखना है, ये बॉक्स में लिख देते हैं, है ना, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 आर। म्यू नॉट क्या है पता है आपको, आई जो है वो करंट है, 2 तो नंबर है और आर रेडियस है, तो ये बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये आपको याद रखना है। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये यूज होगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज देखिए, आप यहां पर सोचिए कि अगर सब कुछ ऐसे ही रहता लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं होके एक आर्क होता, ठीक है, एक आर्क होता जो सेंटर पे कुछ थीटा रेडियन एंगल बना रहा है, मान लीजिए कि थीटा रेडियन एंगल बना रहा होता, ठीक,
तो क्या होता, तो हम लोग के इस पूरे डेरिवेशन में क्या अंतर आता। हम लोग डायरेक्शन भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थीटा रेडियन वाला बात कर लें। अगर ये आर्क होता तो आप सोचिए ये जो इंटीग्रेशन हुआ है वो 0 से 2πr नहीं होके थीटा आर तक होता कि नहीं। थीटा जहां पे रेडियन है डिग्री में, तो थीटा आर तक अगर इंटीग्रेट होता तो हम लोग बी को क्या लिख पाते, म्यू नॉट आई बाई 4πr² इंटू थीटा आर, ये लिखते। एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक। उससे रिलेट करने के लिए कि पूरे सर्कल का है म्यू नॉट आई बाई 2r, उससे रिलेट करने के लिए इसको थोड़ा सा बदलते हैं। क्या बदलेंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 2r यहां रख देंगे और बाकी यहां 2π बच गया तो थीटा बाई 2π लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आर्क के लिए। अगर हमारे पास आर्क हो इस तरह से जो थीटा रेडियन एंगल बना रहा है, ऐसा आई करंट है उसमें, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्म में इसलिए लिख दिए हैं कि बहुत आसान है। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए भी आप याद करिए थीटा बाई 360 करते थे, तो वही थीटा बाई 360 ही है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर डिग्री में लिखना चाहें तो इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर वो थीटा डिग्री है तो हम लोग इस बी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस आर्क वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2πr, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस ऐसा लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये 2πr नहीं होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो पूरे सर्कल की वजह से है उसको थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये हम लोग इससे रिलेट करने के लिए लिखे। आपको बस म्यू नॉट आई बाई 2r याद रखना है और थीटा बाई 2π से मल्टीप्लाई कर देना है किसी भी आर्क के लिए। अब हम लोग इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ठीक। तो डायरेक्शन के लिए एक रूल अभी बताया, आशीर्वाद रूल। करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए, पॉइंट की तरफ खोलिए, आशीर्वाद बाहर की ओर निकलेगा कि नहीं, तो आशीर्वाद बाहर की ओर निकल गया, डॉट हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट में हो गया। एक अगर पूरा सर्कल होता तब भी यही होता है ना, पूरा सर्कल होता, आप लोग ये कॉपी कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। पूरा सर्कल होता तो क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं, और थोड़ा बहुत और कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है, पूरा सर्कल है, इसमें क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट है, आप कहीं भी हाथ रखिए, आशीर्वाद अंदर ही जाएगा, इधर बाहर वाले पॉइंट पे तो आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे इनटू द प्लेन जाएगा, मतलब सेंटर के लिए ये इनटू द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका होगा। दूसरा एक और तरीका है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक और बेसिक चीज जो क्लास 9-10 में पढ़े होंगे आप लोग, वो भी एक बार याद दिला देते हैं। तो इसका तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्रॉस है। इसका आपको याद होगा कि ये क्लॉकवाइज अगर बनाते हैं तो क्लॉकवाइज को हम लोग इस तरह से दिखाते थे, है ना, ये इस तरह से साउथ बना के दिखाते थे। क्लॉकवाइज को साउथ पोल की तरह माना जाता है, और इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज को थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करें, ऐसा ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए नॉर्थ की तरह दिखा सकते हैं इसको, है ना। तो ये नॉर्थ की तरह हो गया, वो साउथ की तरह हो गया। तो नॉर्थ साउथ दोनों होता है। किसी भी एक लूप को लेते हैं तो एक तरफ से अगर आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरे साइड से देखिएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो दोनों नॉर्थ साउथ दोनों तो है ही। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपको याद होगा कि परमानेंट मैग्नेट के लिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में ऐसे एंटर कर जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है। देखिए क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो साउथ से एंटर करेगा इधर, देखिए ये मैग्नेट के अंदर साउथ से एंटर करेगा और नॉर्थ में जाएगा। जैसे इसको अगर विजुअलाइज करना हो तो आप इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा जब ड्रॉ कर लिए और मान लेते हैं कि इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दे दिए, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज दे दिए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप किसी भी रूल से निकालिएगा, तो एक और रूल अभी बताएंगे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा दिखेगा, ठीक।
अब देखिए आप ऊपर से अगर आप देखिएगा तो ये आपको नॉर्थ दिखेगा ऊपर में, ठीक है, और नीचे से देखते तो ये आपको साउथ दिखता, तो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ही होता है इसमें, ऐसे ऐसे जाता है, साउथ से ऐसे एंटर करता है, नॉर्थ में निकलता है, फिर बाहर आउट ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है इसमें। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट, ठीक। तो इसमें भी देख रहे हैं हम कि साउथ से नॉर्थ ही जा रहा है। एक और बढ़िया तरीका है सर्कल के केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, थर्ड तरीका है। तो देखिए बहुत सारा तरीका आ रहा है, तो ये नहीं कि कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए आपको बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या मतलब दूसरा नया तरीका क्या बनाया गया है कि अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कल की वजह से, तो क्या करिए, अपना हाथ लीजिए, कर्ल करिए इन द सेंस ऑफ करंट, है ना, कर्ल करिए इन द सेंस ऑफ करंट, करंट के सेंस में कर्ल कर दिए, करंट के सेंस में कर्ल किए, थंब जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। देखिए इसमें थंब बाहर की ओर जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया। इसमें देखिए कर्ल किए इन द सेंस ऑफ करंट, कर्ल किए इन द सेंस ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ठीक है, कर्ल किए इन द सेंस ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर, ठीक। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट ऑन इट्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का। तो इसको लिख लीजिए, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सिस पे डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है, तो उसका तरीका है, लिखिए, वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड, वी कर्ल द fingers of our right hand in the direction of current, then the extended thumb gives the direction of magnetic field on the axis of circular current carrying conductor। तो आप इसको स्लो करके इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। If we curl the fingers of our right hand in the sense of current, then the extended thumb gives the direction of magnetic field on the axis of circular current carrying conductor। तो इससे हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, वो आगे की क्लासेस में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज करिए, और अगर इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा तो आपको पूरा डेरिवेशन याद हो जाएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।